हेलो स्टूडेंट्स, और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। हम लोग BCA न्यू कोर्स का BCS 111 और BCA ओल्ड कोर्स का BCS 011 कंप्यूटर फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं और इस सीरीज में हम लोग बुक 1 का चैप्टर 3 कर रहे हैं। और आज का टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा हार्ड डिस्क। तो स्टूडेंट्स, हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क हमारे कंप्यूटर में लगी हुई इकलौती ऐसी मेमोरी स्टोरेज है जिसमें रखा हुआ डेटा, जिसमें रखे हुए प्रोग्राम्स परमानेंटली स्टोर रहते हैं। बाकी जो भी मेमोरीज हमारे कंप्यूटर में लगी है, चाहे वो रैम हो, चाहे वो कैशे हो, चाहे वो CPU की इंटरनल मेमोरी है, वो सब टेम्पररी होती हैं। जैसे ही आप कंप्यूटर ऑफ करेंगे, शट डाउन करेंगे, उनमें रखा हुआ डेटा, उनमें रखे हुए प्रोग्राम्स ऑटोमेटिकली इरेज हो जाते हैं, क्योंकि इन तीनों तरह की मेमोरीज में जो भी प्रोग्राम्स और डेटा रखे होते हैं वो CPU के लिए रखे होते हैं। उनका पर्पस CPU एग्जीक्यूशन होता है, इसलिए उन सबको टेम्पररी रखा गया है। बट हार्ड डिस्क के अंदर जो भी प्रोग्राम्स डाले जाते हैं, जो भी फाइल्स आप रखते हैं, जो भी गेम्स आप रखते हैं, जो भी वीडियोस आप रखते हैं, वो आप इस इंटेंशन से रखते हैं कि वो परमानेंटली वहां रहेंगी। आप जब चाहें, जब भी आप कंप्यूटर ऑन करें, वो आपको परमानेंटली वहां मिले, वो वहां पर परमानेंटली रहें, चाहे आप कंप्यूटर को शट डाउन क्यों ना करें। तो कंप्यूटर हार्ड डिस्क जो है, अगर हम बात करें तो इट इज द परमानेंट स्टोरेज यूनिट कह लीजिए, या आप ये भी कह सकते हैं परमानेंट की जगह नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। अगर आप थोड़ी टेक्निकल भाषा में कहें, नॉन वॉलेटाइल वो होते हैं जो कंप्यूटर के बंद होने के बाद भी अपना डेटा इरेज नहीं करते हैं। रैम वॉलेटाइल नेचर की थी, कंप्यूटर के बंद होते ही उसमें से डेटा इरेज हो जाता है। सो ये नॉन वॉलेटाइल इन नेचर है। इनके अंदर रखा हुआ प्रोग्राम्स, इनके अंदर रखा हुआ डेटा, फाइल्स, वो कंप्यूटर के बंद होने के बावजूद भी पड़े रहते हैं। ऐसा क्यों यार? अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर तो भाई, अगर इसमें रखा हुआ डेटा, प्रोग्राम्स भी इरेज हो जाएं तो फिर तो ये होगा कि आपको जितनी बार आप कंप्यूटर ऑन करेंगे, हर बार आपको सारी चीजें फिर से इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। यानी अगर आज मैंने कंप्यूटर ऑन करके 2-3 सॉफ्टवेयर डाल दिए, 2-3 गेम्स डाल दी और कंप्यूटर बंद होने के बाद वो सब इरेज हो जाए, तो नेक्स्ट टाइम कंप्यूटर ऑन करूंगा तो फिर से मुझे वो सारी चीजें डालनी पड़ेंगी। और फिर हर बार ऑन करने पर, क्योंकि देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम लोग डालते हैं वो भी हार्ड डिस्क में जाता है, क्योंकि आप यही तो चाहते हैं कि कंप्यूटर के ऑन होते ही ऑपरेटिंग सिस्टम चल जाए, तो वो भी तो परमानेंट मेमोरी में रहेगा। अब अगर आप हार्ड डिस्क को परमानेंट नहीं रखेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहां स्टोर होगा? तो जो भी चीजें, जो भी फाइल, जो भी डेटा, जो भी प्रोग्राम्स, जो भी गेम्स आप लोग परमानेंटली अपने कंप्यूटर में स्टोर करके रखना चाहते हैं, वो सारी की सारी चीजें हार्ड डिस्क में रखी जाती हैं, राइट? इसे इट इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी स्टोरेज। इसे सेकेंडरी स्टोरेज के नाम से भी जाना जाता है, सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज के नाम से, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो रैम होती है। CPU रैम में रखी हुई चीजों को ज्यादा महत्व देता है, उन्हें चलाता है। CPU सेकेंडरी मेमोरी से इसलिए बोला गया क्योंकि CPU इससे लेता ही नहीं कुछ। CPU का हार्ड डिस्क से कोई लेना देना नहीं है। CPU जो है वो एक उसकी अपनी इंटरनल मेमोरी यूज करता है, रजिस्टर्स। CPU कैशे मेमोरी यूज कर लेता है। CPU रैम से लेना देना कर लेता है, लाइक रैम से कैशे में मंगाता है, कैशे से रजिस्टर्स में, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। यानी CPU का काम सिर्फ रैम तक है कि CPU को हार्ड डिस्क से कोई लेना देना नहीं होता। आखिर क्यों CPU को हार्ड डिस्क से लेना देना नहीं है? देखिए, CPU का काम है प्रोग्राम्स को रन करना। अब अगर आपने अपने कंप्यूटर के अंदर 10 तरह के सॉफ्टवेयर्स डाल रखे हैं, आपने 10 तरह की गेम्स डाल रखी हैं, आपने 50 तरह के गाने डाल रखे हैं, 20 तरह की वीडियोस डाल रखी हैं, तो ये सारी परमानेंटली कहां स्टोर हैं? ये सारी जाकर परमानेंटली स्टोर हो रही हैं हार्ड डिस्क में। अब इस हार्ड डिस्क में आपके सारे प्रोग्राम्स रखे हुए हैं, जो जो सॉफ्टवेयर्स आपने डाले हुए हैं 30-40, आपने जो जो वीडियोस डाल रखी हैं 40-50 वो हैं, जो गेम्स आपने 5-6 डाल रखी हैं वो हैं, जो फाइलें आपने बना के सेव की रखी हैं वो हैं, सब परमानेंटली स्टोर है। और ये रहा CPU।
क्यों सीपीयू को हार्ड डिस्क से नहीं जोड़ा? क्योंकि अगर सीपीयू को हार्ड डिस्क से जोड़ दिया जाएगा तो भाई ये समझ लीजिए एक तरह का ऐसा एग्जीक्यूटिंग मशीन है, एक ऐसा मिक्सर ग्राइंडर है कि ये सबको चला देगा। ये यहां रखी हुई सारी चीजें चलाना शुरू कर देगा, सारे प्रोग्राम्स एक साथ चल पड़ेंगे, सारी वीडियोस चल पड़ेंगी, सारी गेम्स चल पड़ेंगी, सारी फाइलें खुल जाएंगी, सब चीजें ये प्ले करना शुरू कर देगा, सबको रन करना शुरू कर देगा। एक अजीब सी मैस सिचुएशन हो जाएगी, एक अजीब सी वियर्ड, एक अजीब सा, सारे गाने चल रहे हैं, सारी वीडियो, कुछ अजीब सा हो चलेगा। क्या ये अजीब सी कंफ्यूज्ड सिचुएशन, ये अजीब सी मैसी सिचुएशन देखना चाहते हैं आप? नहीं, आप तो ये चाहते हैं कि आप जिस पर क्लिक करें वो ही चले, जिस पर आप डबल क्लिक करें वो फाइल खुले, जिस पर आप डबल क्लिक करें वो गेम चले, जिस पर आप डबल क्लिक या एंटर प्रेस करें वो सॉफ्टवेयर खुले। इसलिए सीपीयू को हार्ड डिस्क से नहीं जोड़ा है, क्योंकि अगर इसको इससे जोड़ दिया तो ये सबको चलाने की कोशिश करेगा। इसलिए आपको इन दोनों के बीच में रैम लगा के दी जाती है। आप यहां पर से जिस पर डबल क्लिक करेंगे वो रैम में पहुंचेगा, सीपीयू सिर्फ उसे चलाएगा। तो भाई सीपीयू के सामने मेनली मेमोरी रैम रहती है, तो ये प्राइमरी हुई, मुख्य तौर पर सीपीयू इसी से प्रोग्राम्स लेता है और चलाता है। ये बैकग्राउंड में परमानेंटली रखी गई है, इसलिए इसे सेकेंडरी बोला गया है। तो ये सेकेंडरी स्टोरेज इसीलिए है क्योंकि ये सीपीयू के सामने नहीं पड़ रही। सीपीयू के सामने प्राइमरी मेमोरी मतलब मेन मेमोरी ये पड़ती है, इसीलिए इसे मेन मेमोरी भी कहते हैं लोग। इसमें रखे हुए प्रोग्राम्स ही सीपीयू चलाता है। तो अब आप यहां जिस गेम पे क्लिक करेंगे वो यहां पहुंचा दी जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा, सीपीयू से मंगा के चला लेता है। आप जिस सॉफ्टवेयर पे क्लिक करते हैं वो यहां पहुंचा दी जाती है, सीपीयू से मंगा के चला लेता है। तो सीपीयू के लिए मुख्य मेमोरी ये है, ये सेकेंडरी है, और इसको इसीलिए यहां जोड़ा नहीं गया क्योंकि फिर सीपीयू इन्हें सबको चला देता, इसलिए इसको यहां से यहां जोड़ा नहीं गया। राइट, अब हमारे कंप्यूटर में लगी हुई इट इज द लार्जेस्ट मेमोरी इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज। हमारे कंप्यूटर में लगी हुई स्टोरेज कैपेसिटी के मामले में यह सबसे बड़ी मेमोरी होती है। स्टोरेज कैपेसिटी के मामले में सबसे बड़ी मेमोरी यही होती है। लेकिन गाइस, मैंने आपको बोला कि सीपीयू के पास अपनी इंटरनल मेमोरी होती है जो कि रजिस्टर्स होती है, राइट। फिर कैशे होती है, फिर रैम होती है मेन मेमोरी, और उसके बाद हार्ड डिस्क का नंबर आता है। तो भाई स्पीड के मामले में मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बताया था, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी रजिस्टर्स होती हैं क्योंकि वो सीपीयू के बिल्कुल घर का मामला है, इंटरनल मेमोरी है। और सबसे स्लोएस्ट ये होती है, सबसे दूर से तो फिर टाइम लगेगा ना मंगाने में। यहां से डेटा यहां आएगा, यहां से फिर यहां आएगा, यहां से फिर यहां आएगा, इसे मैपिंग कहते हैं, तब सीपीयू चलाएगा। तो भाई ये स्लोएस्ट हो ही जाएगी। यहां पर जो चीजें होंगी वो सीपीयू फटाफट चलाता रहेगा, इसलिए ये फास्टेस्ट मानी जाती है। हार्ड डिस्क को सबसे स्लोएस्ट मेमोरी माना जाता है। राइट, सबसे स्लोएस्ट। आइए हार्ड डिस्क पर और डिटेल में बात करते हैं। देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है, एक टर्म होता है जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक डिस्क। हार्ड डिस्क को या आप ऐसे कह लीजिए कि हार्ड डिस्क जो है इट कंसिस्ट्स ऑफ सेवरल या मैनी मैग्नेटिक डिस्क्स। एक हार्ड डिस्क जो है वो कई सारी मैग्नेटिक डिस्क से मिलाकर बनती हैं। बहुत सारी मैग्नेटिक डिस्क को इकट्ठा करके एक हार्ड डिस्क बनती है। कैसे ये मैग्नेटिक डिस्क होती क्या है, इनको कैसे इकट्ठा कर हार्ड डिस्क बनाई जाती है, आइए इस पे बात करते हैं। देखिए, एक मैग्नेटिक डिस्क जो होती है वो ऐसे सर्कुलर मैनर में एक प्लेट होती है, राइट। इसे मैग्नेटिक क्यों बोला जा रहा है? इसे मैग्नेटिक बोलने के पीछे दो रीजन है।
मैग्नेटिक बोलने के पीछे दो रीजन है, इसलिए कई बार लोग हार्ड डिस्क को मैग्नेटिक मेमोरी भी बोल देते हैं, राइट, क्योंकि ये बनती किससे है, मैग्नेटिक डिस्क से बन रही है। तो मैग्नेटिक डिस्क से ऐसी बहुत सारी डिस्क लगा लगा कर एक हार्ड डिस्क बनती है, तो कई लोग इस हार्ड डिस्क को मैग्नेटिक मेमोरी भी बोल देते हैं। फिलहाल मैग्नेटिक होने के पीछे एक रीजन है कि ये मैग्नेटिक मटीरियल से बनती है। हार्ड डिस्क के अंदर ये जो डिस्क लगी हुई हैं ये मैग्नेटिक मटेरियल से बनती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपने कोबाल्ट का नाम सुना होगा, कोबाल्ट नाम के मटेरियल से बनती हैं। क्रोमियम नाम का आपने मटेरियल सुना होगा, राइट, क्रोमियम से बनती है, प्लैटिनम से बनती हैं, ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल से बनती हैं। इस तरह के मैग्नेटिक मटेरियल, इन्हें मैग्नेटिक मटेरियल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इन पे जो डेटा स्टोर होता है वो मैग्नेटिक फॉर्म में होता है, राइट। तो ये जो मैग्नेटिक मटेरियल से बनी हुई डिस्क हैं, इन डिस्क के अंदर इस तरह से ट्रैक्स बने होते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। इस तरह से ट्रैक्स बने होते हैं। ये एक पूरी की पूरी मैग्नेटिक डिस्क है, इस पे ये ट्रैक्स बने हुए हैं और फर्दर फिर ये इस तरह से सेक्टर्स में बटी हुई होती है। एक मैग्नेटिक डिस्क है ये, इसमें ये जो आप सर्कल्स पे रिंग्स सी देख रहे हैं इन्हें ट्रैक कहा जाता है, राइट। और एक ये पूरा हिस्सा जो है इसे सेक्टर कहा जाता है। तो एक मैग्नेटिक डिस्क पे जो डेटा है वो स्टोर होता है, डेटा जो है वो स्टोर होता है, इज स्टोर्ड ऑन ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। ट्रैक्स और सेक्टर्स में डेटा स्टोर होता है भाई, ये ट्रैक्स और सेक्टर्स। देखिए कैसे एक हार्ड डिस्क बनाई जाती है। अब ये एक डिस्क, ये मैग्नेटिक डिस्क एक रखी, उसके जस्ट नीचे एक और रखी, उसके जस्ट नीचे एक और रखी, उसके जस्ट नीचे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे करते हुए करते 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 सैकड़ों प्लेट्स ऊपर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, हंड्रेड्स ऑफ प्लेट्स लगाई जाती हैं और ये सब इकट्ठा होकर एक हार्ड डिस्क बन जाती है। अब अगर मान लीजिए सपोज कि एक जो प्लेट है, ये वाली जो एक प्लेट है जिसे आप मैग्नेटिक डिस्क कह रहे हैं, अगर एक प्लेट की कैपेसिटी 1 GB है, राइट, दोनों साइड डेटा स्टोर हो जाता है हर डिस्क में, ऊपर वाली साइड भी, अपर सरफेस पे भी, बॉटम सरफेस पे भी, दोनों जगह डेटा स्टोर होता है। तो अगर एक डिस्क की कैपेसिटी 1 GB है और मैं कहता हूं ऐसी टोटल 1024 डिस्क एक के ऊपर एक रखी हुई हैं, तो 1024 डिस्क एक के ऊपर एक लगी हुई है, मतलब टोटल डेटा 1024 GB हो गया। अगर एक डिस्क पर 1 GB डेटा स्टोर हो रहा है मान लीजिए, और एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, 1024 डिस्क रखी हुई हैं, तो टोटल डेटा कितना हो गया, 1024 GB। यानी ये लीजिए 1 TB की एक पूरी हार्ड डिस्क बनकर तैयार है। 1024 GB का मतलब 1 TB हो गया। तो इस तरह से एक पूरी हार्ड डिस्क आपको बनाकर दी जाती है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरह से कई सारी मैग्नेटिक डिस्क को अरेंज कर लिया जाता है। इन डिस्क पर दोनों साइड पे डेटा स्टोर होता है, हर डिस्क की अपनी एक कैपेसिटी होती है और पूरा इकट्ठा करके आप ये पूरी की पूरी एक हार्ड डिस्क हो जाती है, राइट। तो यहां मैंने लिखा है इट कंसिस्ट ऑफ मैनी मैग्नेटिक डिस्क। लेकिन आप एक चीज आपने कंसीडर करी होगी कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, भले ही अंदर ये बहुत सारी डिस्क लगी हुई हैं, ऐसी मैग्नेटिक डिस्क बहुत सारी एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लगी हुई हैं, बट ये सारी डिस्क इकट्ठा होकर 1 TB की हार्ड डिस्क बना रही हैं। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंसीडर करता है देम एज अ सिंगल हार्ड डिस्क।
वो ये नहीं मानता कि अंदर बहुत सारी अलग अलग प्लेट्स रखी हुई हैं, वो तो ये मानता है ये सब मिलकर एक हार्ड डिस्क बना रही है। उसकी नजर में ये पूरी की पूरी पैक्ड एक सिंगल हार्ड डिस्क है, तो वो ये कहता है कि आपके कंप्यूटर में 1 TB की एक सिंगल हार्ड डिस्क लगी हुई है। इंटरनली अब आपने एक के ऊपर एक के ऊपर एक कितनी सारी प्लेट्स लगा रखी हैं, उससे उसको कितना मतलब नहीं। उसे तो ये मतलब है कि पूरी की पूरी कैपेसिटी आप कंप्यूटर में कितनी दे पा रहे हैं। तो पूरी की पूरी स्टोरेज जो आप दे रहे हैं वो 1 TB दे रहे हैं, तो अंदर आपने कैसे 1 TB अरेंज करी है, इट डजंट मैटर्स टू ऑपरेटिंग सिस्टम। उसे तो 1 TB की हार्ड डिस्क मिल गई। अब इंटरनल स्ट्रक्चर से उसे क्या लेना देना, वो 1 TB डेटा देगा, आप 1 TB रखिए इसमें। इंटरनली एक के नीचे एक कितनी प्लेट्स लगी हैं उससे कोई मतलब नहीं है, राइट। वो इस पूरी प्लेट्स के पूरे इंटरनल स्ट्रक्चर को एक सिंगल हार्ड डिस्क के तौर पर ही कंसीडर करता है, राइट। अब देखिएगा जरा ध्यान से कि सपोज इन सभी प्लेट्स पर से डेटा रीड करने के लिए और राइट करने के लिए, ये देखिए जैसे ये कई सारी प्लेट्स एक के ऊपर एक लगाई हैं मैंने, राइट। अब इन सब पर डाटा स्टोर भी करना है, इन सब पर से डेटा रीड भी करना है। इन सब पर ऐसे ट्रैक्स बने हुए हैं, इन सब पर ऐसे सेक्टर्स बने हुए हैं, ऊपर की साइड भी नीचे की साइड भी। तो इन सब पर से डेटा रीड राइट करने के लिए इन सब पर एक एक हेड होता है, रीड राइट हेड। इन सब पर अपना अपना एक रीड राइट हेड होता है जो इन पर से डाटा रीड भी करता है और इन पर पे डाटा राइट भी करता है। ये देखिए इसे कहा जाता है रीड राइट हेड, रीड और राइट करने वाला हेड। इन्हीं की मदद से डेटा इन सारी डिस्क पर एक साथ, क्योंकि सबके पास अपना अपना अलग एक रीड राइट हेड है, तो इन सब पर से साइमल्टेनियसली एक साथ डेटा स्टोर भी हो सकता है, इन सब पर एक साथ डेटा राइट भी हो सकता है, राइट, और रीड भी हो सकता है। तो ईच डिस्क हैज इट्स ओन रीड राइट हेड। हर डिस्क का अपना एक अलग रीड राइट हेड होता है फॉर साइमल्टेनियस रीड राइट, एक साथ रीड राइट करने के लिए हर किसी के पास अपना होता है। वरना अगर एक ही सब पे चलेगा तो ये और वैसे ही स्लो मानी जाती है, ये और स्लो हो जाएगी। इन सब के पास अपना अपना एक अलग होता है। अब क्योंकि डेटा ऐसे ट्रैक्स में बटा हुआ है, इसलिए बीचों बीच एक रोटेटर लगाया जाता है। रोटेटर जरा समझिएगा हार्ड डिस्क का इंटरनल आर्किटेक्चर। इस रोटेटर के नीचे लगा दी जाती है एक मोटर, राइट। ये मोटर चलती है और ये रोटेटर घूमता है। ये रोटेटर है, नीचे मोटर लगी हुई है, ये मोटर चलती है और ये रोटेटर ऐसे घूमता है। ये रोटेटर जब गोल 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 घूमता है तो ये हेड इस ट्रैक पे हैं, तो ये सारे के सारे एक जुड़े आपस में जुड़े हुए ही ट्रैक्स हैं, राइट। तो ये हेड जो है ये इस ट्रैक के थ्रू अंदर या बाहर की तरफ ट्रैक्स पर मूव करते हैं और अपने इन ट्रैक्स पे रखे हुए डेटा को रीड करते हैं। यूं अंदर से बाहर की तरफ मूव करते हैं या बाहर से अंदर की तरफ मूव करते हैं। ये हेड जो है इन प्लेट्स पर, क्योंकि ये ट्रैक्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, ये मोटर के द्वारा जब रोटेटर घुमाया जाता है तो ट्रैक्स इसके नीचे बदलते रहते हैं, हेड के नीचे, और उन पर से डेटा रीड राइट होता रहता है, राइट। तो ये रोटेटर जो है ये घुमाता है और इसकी जो हार्ड डिस्क की स्पीड होती है वो 7200 आरपीएम मानी जाती है। मतलब 7200 राउंड्स पर मिनट बोल लीजिए या रिवॉल्यूशंस पर मिनट बोल लीजिए, जो वर्ड आपको सही लगे। रिवॉल्यूशंस बोलना हो, राउंड्स पर मिनट बोलना हो, राइट। ये स्पीड ऑन एन एवरेज होती है। एक मिनट में 7200 टाइम्स ये मोटर इसको घुमाती है, राइट। हेड जो होते हैं ये अपनी जगह होते हैं, इनके नीचे ट्रैक्स घूम घूम के आते रहते हैं और ये उन ट्रैक्स पर से डेटा रीड राइट करते रहते हैं। स्पीड देखिए काफी अच्छी स्पीड है, लेकिन सीपीयू के टर्म्स में थोड़ी स्लो है, ठीक है। अब ये जो मान लीजिए कि सपोज आपका जो हेड है वो इस समय यहां है,
इस जगह पर, इस ट्रैक पर डेटा रीड राइट कर रहा है। इस जगह करंट पोजीशन उसकी ये है, वो इस ट्रैक पे है जहां वो डेटा रीड राइट कर रहा है, राइट। ये आपका रीड या राइट हेड है जो इस पोजीशन पर है, इस ट्रैक पर डेटा रीड कर रहा है। अब आपने कोई गाना चलाया, कोई सॉन्ग प्ले करा या कोई गेम प्ले करी, वो गेम जो है वो मान लीजिए यहां पर है, यहां पर, राइट। अब करंट पोजीशन ये है और रिक्वायर्ड पोजीशन ये है। करंट पोजीशन ये है, राइट, जहां हेड रखा हुआ है इस समय करंटली, ठीक है। और आपने जो गाना चलाया है या जो गेम प्ले कर रही है वो इस वाले ट्रैक पर है और इस जगह है, यानी जहां उसे जाना है वो रिक्वायर्ड पोजीशन, वो डिजायर्ड पोजीशन ये है, राइट। जहां पर से उसे अब डाटा रीड करना है वो रिक्वायर्ड पोजीशन ये है। अब होगा क्या, नीचे जो रोटेटर है वो घूम रहा है, रोटेटर घूमेगा तो यहां से ये घूमते 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 यहां से पहले वो इस यहां से लेकर वो घूमते 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 इस ट्रैक तक पहुंचेगा। करंट ट्रैक से रिक्वायर्ड ट्रैक तक पहुंचेगा, उस ट्रैक पे पहुंचेगा जिस ट्रैक पर वो डेटा रखा हुआ है, यानी यहां से यहां तक, राइट। करंट ट्रैक से रिक्वायर्ड ट्रैक तक पहुंचने में लगने वाला ये जो टाइम है, इसे ये लोग कहते हैं टाइम कंज्यूम्ड इन मूविंग द हेड फ्रॉम करंट ट्रैक टू द रिक्वायर्ड ट्रैक। अभी आप उस ट्रैक तक पहुंच रहे हैं जिस ट्रैक पर आपका रिक्वायर्ड डेटा रखा हुआ है, राइट। तो ये घूमना शुरू हुआ, घूमते 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 यहां तक आया है। तो करंट ट्रैक से वो रिक्वायर्ड ट्रैक तक, रिक्वायर्ड ट्रैक वो हुआ जिस ट्रैक पर आपका डेटा रखा हुआ है, इसे कहा जाता है, इज कॉल्ड सीक टाइम। बहुत बार पेपर में पूछा गया है सीक टाइम क्या होता है, राइट। अब उस ट्रैक पर तो पहुंच गए, लेकिन अब उस ट्रैक पर घूमकर उस डेटा तक पहुंचना, उस डेटा तक पहुंचने में लगने वाला टाइम, आपकी ये प्लेट घूमी, रोटेटर ने घुमाया, हेड तो वही है, ये वाला ट्रैक से इस ट्रैक पर आया, इस ट्रैक से, क्योंकि ये ट्रैक आपस में जुड़े हुए हैं, देखिए अंदर अंदर, राइट। तो इस ट्रैक से वो इस ट्रैक पर आया, इस ट्रैक से वो इस ट्रैक पर आया। तो करंट ट्रैक से जब वो रिक्वायर्ड ट्रैक तक पहुंच गया जहां पर डेटा रखा हुआ है, इसमें जितना टाइम लगा इसे सीक टाइम कहा। बट उस ट्रैक पर पहुंचने का मतलब ये नहीं है कि वो उस डेटा तक पहुंच गया। अब उसे उस ट्रैक पर भी घूमकर उस डेटा, वो डेटा उस ट्रैक पर कहां रखा हुआ है वहां तक जो समय लग रहा है, दिस टाइम इज कॉल्ड लेटेंसी टाइम, राइट। यानी टाइम टेकन टू रीच ऑन टू द रिक्वायर्ड पोजीशन। आपको रिक्वायर्ड पोजीशन कह लीजिए, उस पोजीशन पर जहां तक आपका डेटा है, करंट ट्रैक से उस ट्रैक तक आप पहुंचे, ये सीक टाइम है। बट उस ट्रैक पर भी डेटा कहां रखा है वहां तक पहुंचने में जो समय लगेगा, टाइम टेकन टू रीच ऑन टू द रिक्वायर्ड पोजीशन ऑन आफ्टर रीचिंग ऑन टू द रिक्वायर्ड ट्रैक। रिक्वायर्ड ट्रैक पर पहुंचने के बाद उस रिक्वायर्ड पोजीशन तक पहुंचने में जो समय लगा, इस ट्रैक से आपका हेड जहां था वहां से उस ट्रैक तक पहुंचने में जो टाइम लगा वो सीक टाइम हुआ। बट सीक, अब उस ट्रैक पे पहुंचने के बाद उस ट्रैक पे रखे हुए अपने डेटा तक पहुंचने में जितना समय लगा, आप मान लीजिए किसी चीज को ढूंढ रहे हैं, आप अपने घर में हैं, आप ढूंढने के लिए अपने दोस्त के घर गए, तो आपके घर से दोस्त के घर तक पहुंचने में जो समय लगा वो सीक टाइम हो गया। लेकिन उसके घर में अब आप पहुंच चुके हैं, अब आपको उसकी सेकंड फ्लोर पे या थर्ड फ्लोर पे या उसकी बुक शेल्फ तक पहुंचने में जो समय लगा, जो बुक आपको लेनी थी, वो टाइम जो है वो लेटेंसी टाइम है। यानी करंट ट्रैक से रिक्वायर्ड ट्रैक तक पहुंचे तो सीक टाइम, बट उस ट्रैक पे डेटा कहां रखा हुआ है वहां तक पहुंचने में लगने वाला समय इज कॉल्ड लेटेंसी टाइम।
राइट। तो टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम क्या हुआ, यहां टोटल टाइम को कहा जाता है एक्सेस टाइम, दिस इज द टोटल टाइम, यानी करंट ट्रैक से उस ट्रैक तक पहुंचने में जो समय लगा यानी सीक टाइम, प्लस उस ट्रैक पर उस डेटा तक पहुंचने में जो टाइम लगा, राइट, यानी लेटेंसी टाइम। तो ये हो गया जी आपका टोटल टाइम। टोटल टाइम को यहां पर कहते हैं एक्सेस टाइम, राइट। तो एक्सेस टाइम का मतलब हुआ हार्ड डिस्क में किसी पर्टिकुलर ट्रैक पे रखे हुए किसी पर्टिकुलर डेटा तक पहुंचने में लगने वाला समय, वो डेटा तक पहुंचने वाला, उस प्रोग्राम तक पहुंचने में लगने वाला समय जो प्रोग्राम आपने प्ले करा है। तो आप तो कहेंगे ना एक्सेस टाइम, आमतौर पर भाषा एक्सेस टाइम ही यूज किया जाता है वर्ड में, राइट। आप वर्ड एक्सेस टाइम बोले तो आप समझ जाएं कि आपने अगर किसी फाइल को प्ले करा है, ओपन करा है, किसी गेम को प्ले करा है, किसी सॉफ्टवेयर को प्ले करा है, तो उसे हार्ड डिस्क में ढूंढना, उस ट्रैक तक पहुंचना, उस डेटा तक पहुंचना और उसे प्ले कर देना, इसमें जो टोटल टाइम लगा वो एक्सेस टाइम कहलाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटेंसी टाइम, सीक टाइम और एक्सेस टाइम के बारे में कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि ये होते क्या हैं। तो आई होप इस डायग्राम से आपको दोनों के बारे में समझ में आया होगा। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने बात की थी वो आता है कॉल्ड रैड का, RAID। इसे कहा जाता है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट, कई लोग इनएक्सपेंसिव भी कहते हैं, इंडिपेंडेंट डिस्क्स। ये है जी RAID की फुल फॉर्म। रिडंडेंट का मतलब होता है कॉपी, डुप्लीकेसी। एरे मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा, एरे का मतलब होता है कलेक्शन। डिस्क्स मतलब मैग्नेटिक डिस्क्स, जो अभी हमने पढ़ी, प्लेट्स जिनमें ट्रैक्स और सेक्टर्स होते हैं, सारा डाटा ट्रैक्स और सेक्टर्स में रखा होता है, राइट। और इंडिपेंडेंट मतलब आप समझ गए होंगे कि ये मैग्नेटिक डिस्क जो है, ईच मैग्नेटिक डिस्क हैज इट्स ओन रीड राइट हेड। हर किसी का अपना एक अलग रीड राइट हेड होगा, ताकि हर किसी पर से आप इंडिपेंडेंटली, सो दैट आप इंडिपेंडेंटली हर किसी पर से रीड राइट कर सकें। आप किसी पे डेटा स्टोर कर सकें, किसी पर से डेटा रीड कर सकें इंडिपेंडेंटली। एक से करें तो दूसरे पर डिपेंडेंसी ना हो। ये रैड की फुल फॉर्म है। ये कहता क्या है, रैड ने बोला, जरा समझिएगा, जो अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाया था कि हार्ड डिस्क जो है वो ऐसे एक के ऊपर एक कई सारे ही मैग्नेटिक डिस्क को एक के ऊपर एक लगाने से बनेगी। देखिए, एरे वर्ड का मतलब होता है कलेक्शन, तो आपको दिख गया कलेक्शन, वो भी किसकी, ऑफ सेम टाइप। सेम टाइप की कलेक्शन को एरे कहते हैं। तो सेम तरह की मैग्नेटिक डिस्क एक के ऊपर लगी हैं, तो ये एरे बन गया एक। एरे मतलब सेम टाइप की डिस्क की कलेक्शन, राइट। अब इन सब पर अपना एक अलग अलग इंडिपेंडेंट हेड लगा हुआ है, सब पर अपना अलग अलग इंडिपेंडेंट हेड लगा हुआ है। तो ये सारी की सारी डिस्क जो हैं वो इंडिपेंडेंट हो गई डिस्क, सब पे से आप एक साथ रीड राइट कर सकते हैं, राइट। अब ये वर्ड है डुप्लीकेसी। डुप्लीकेसी मतलब रिडंडेंसी। क्या है ये डुप्लीकेसी, क्या है ये रिडंडेंसी, आइए इस पर बात करते हैं। देखिए, रैड जो है इसने अपने कई लेवल्स समझाए। आप ऐसे समझ सकते हैं कि रैड की वजह से हार्ड डिस्क धीरे धीरे और बेहतर होती चली गई। जैसे शुरुआत में रैड का ये जो कॉन्सेप्ट था, इसने बोला कि कई सारी डिस्क्स को मिलाकर एक हार्ड डिस्क बनाई जाएगी। हमने एक एरे ऑफ डिस्क बनाई जाएंगी, उनसे एक हार्ड डिस्क बनेगी, ठीक है जी। ऑपरेटिंग सिस्टम उन सबको एक सिंगल हार्ड डिस्क मानेगा। ये सब रैड है, यहां जो ये मैंने लिखा है ये सब रैड के फीचर्स ही हैं,
रैड की ही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम उन सबको, भले ही वो अलग अलग डिस्क हैं, एक सिंगल हार्ड डिस्क मानेगा, कई सारी डिस्क का एक एरे बनाएंगे, वो एक हार्ड डिस्क बनेगी, सब इंडिपेंडेंट होंगी, सब पर अपना अपना अलग अलग रीड राइट होगा। ये सब रैड है, ये रैड की ही डेफिनेशन लिखी है तीनों पॉइंट्स। बट इसमें धीरे धीरे सुधार हुआ। देखिए रैड का जो पहला लेवल था वो लेवल 0 नाम से आया था। इसमें सिर्फ डेटा स्ट्रिपिंग का कॉन्सेप्ट आया था। क्या है डेटा स्ट्रिपिंग? इसमें कहा गया था, देखिए हार्ड डिस्क की कैसे कैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई। जो सबसे पहला लेवल 0 आया था रैड का, उस जमाने में कहा गया था कि जितनी भी ये एक के ऊपर एक इतनी सारी डिस्क लगाई जा रही हैं, इन सब पर अलग अलग डेटा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। स्ट्रिपिंग मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, बांटना, यानी इन सब प्लेट्स पर अलग अलग हेड लगा हुआ है ना। जब अलग अलग हेड लगा हुआ है तो इन सब प्लेट्स पर एक साथ अलग अलग डेटा रखा जा सकता है, एक साथ अलग अलग डेटा निकाला जा सकता है, रीड भी किया जा सकता है, राइट भी किया जा सकता है। यह आया था डेटा स्ट्रिपिंग में लेवल 0 में। लेकिन एक बात सोचिए, अगर कोई एक प्लेट खराब हो गई, मान लीजिए ये 100 प्लेटें लगी हुई हैं, इनमें से कोई एक प्लेट खराब हो गई, अगर एक प्लेट खराब हो गई तो बाकी 99 प्लेट्स का डेटा रिकवर होगा, उस प्लेट में रखा हुआ डेटा खराब हो जाएगा। लेकिन लेवल 0 में यह कमी थी। लेवल 0 में सिर्फ डेटा स्ट्रिपिंग का फीचर आया था, जिसने कहा था कि डेटा डिस्ट्रीब्यूशन होगा सारी प्लेट्स पर, किसी एक ही प्लेट पे सारा डेटा नहीं रखा जाएगा, जितना भी डाटा स्टोर आएगा वो सब पे बांटा जाएगा, क्योंकि सबके पास अपना अपना हेड लगा हुआ है, राइट। अब अगर एक प्लेट खराब हो गई तो उसका रखा हुआ डेटा तो गया, राइट, उसमें रखा हुआ डेटा तो रिकवर नहीं होगा। तो भाई इसको इंप्रूव किया लेवल 1 ने। लेवल 1 में मिररिंग का कॉन्सेप्ट आया। ये देखिए, इसे ही रिडंडेंसी या डुप्लीकेसी कहते हैं। इन्होंने बोला कि हम जितनी भी प्लेट्स यहां लगाएंगे, अभी आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 6, यहां मैंने 6 प्लेट्स लगाई हैं सपोज, तो इनमें से 3 में हम डाटा स्टोर करेंगे और बाकी 3 में उन 3 की मिरर बना लेंगे, कॉपी बना लेंगे, इमेज बना लेंगे, ताकि अगर उन 3 में से कल को कोई खराब हो तो दूसरी वाली में से उसकी रिकवरी की जा सके, आपका डेटा लॉस नहीं होगा। मिररिंग मतलब मिरर इमेज बनाना, मतलब कॉपी बनाना। यानी आपके पास अगर 6 प्लेट्स हैं तो उनमें से 3 प्लेट्स आपको हार्ड डिस्क के डाटा, रियल डेटा स्टोर करने को मिलेंगी। ये 3 प्लेट्स आपको डाटा स्टोर करने के लिए नहीं मिलेंगी, क्योंकि इन 3 पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनली इन 3 की इमेज बना लेगा। अब इससे आपको मिररिंग तो मिली। मिररिंग का फायदा यह हुआ कि कल को कोई प्लेट खराब हुई तो भी आपका डेटा रिकवर हो जाएगा, राइट। गाइस, कभी भी हार्ड डिस्क खराब हो तो फेंकने की जरूरत नहीं है। आप मार्केट में जाइए, स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, वो इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके, स्पेशल हार्डवेयर का इस्तेमाल करके, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके आपका डेटा रिकवर करा देंगे, क्योंकि मिररिंग होती है रैड के हिसाब से, राइट। कॉपी होता है प्लेट्स में डेटा। इसका फायदा तो हुआ कि अब अगर कोई प्लेट खराब हो गई तो उसकी दूसरी में से कहीं से कॉपी निकल कर आ जाएगी। मिररिंग मतलब कॉपी, मतलब रिडंडेंसी, मतलब डुप्लीकेसी। लेकिन एक ड्रॉबैक देखिए, स्टोरेज आधी नहीं हो गई। आपके पास अगर 6 प्लेट लगी हुई हैं तो 3 में आपका डेटा स्टोर होगा, 3 में इंटरनली वो कॉपी बनाएगा। तो 6 प्लेट होने के बावजूद जो 6 GB हो सकता था, मान लीजिए 1 GB की 6 हैं तो 6 GB हो सकता था, आपको मिलेगी 3 GB। यानी अगर आपको 1 TB की हार्ड डिस्क बनानी है तो उसमें मान लीजिए 1024 में आप डाटा स्टोर कर रहे हैं, तो अगली 1024 प्लेट्स जो हैं वो कॉपी के लिए हो गई। यानी आपकी स्टोरेज, या तो आपको प्लेट्स डबल करनी पड़ेंगी, अगर आपके पास 1 TB की हार्ड डिस्क है तो उसके हिसाब से 2 TB लायक प्लेट्स लगानी पड़ेंगी, राइट। तो इसका नुकसान यह हुआ कि आपकी रिकवरी तो होने लगी डेटा की, बट यहां पर स्टोरेज हाफ मिलने लगी। अंदर प्लेट्स आपकी 6 लगी हैं, बट आपका डाटा 3 पे ही स्टोर होगा, राइट। आपको यह सब इंटरनली नहीं पता चलेगा, आपको तो लगेगा हमारे कंप्यूटर में 1 TB स्टोरेज है, राइट। पूरी 1 TB आपको मिलेगी, 1 TB आपको पूरी मिलेगी जितनी प्लेट्स में लगी है। लेकिन आप सोचिए 1 TB आपको मिल रही है तो अगली 1 TB की कॉपी रखने के लिए अंदर 1 TB के लिए एक्स्ट्रा प्लेट्स हैं। अगर 1 TB स्टोरेज देने के लिए आपको 100 प्लेट्स, ये 100 डिस्क लगा कर दी गई हैं, तो अंदर 100 एक्स्ट्रा भी हैं इन 100 प्लेट्स की कॉपी करने के लिए, करेक्ट। फिर लेवल 2 आया। इसमें इन्होंने एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन डाल दिया जी। यानी हार्ड डिस्क के अंदर रखा हुआ डेटा
चेक होगा, अगर उसमें कोई गड़बड़ी हुई है तो उसे ठीक करने की कोशिश भी की जाएगी। ऐसे ही करते 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 वर्तमान समय में लेवल 10 तक हम लोग आ चुके हैं। लेवल 10 चल रहा है और इसके साथ 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 हर लेवल के साथ हार्ड डिस्क को और बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। हर लेवल पर हार्ड डिस्क के अंदर नए फीचर्स लॉन्च किए गए हैं ताकि हार्ड डिस्क की टेक्नोलॉजी और बेहतर हो। बहुत सारे फीचर्स आ गए हैं, जैसे बीच में कई लेवल्स पर कंप्रेशन आया, यानी हार्ड डिस्क के अंदर जो भी डेटा रखा जाएगा वो कंप्रेस करके रखा जाएगा। यानी अगर आपकी मान लीजिए आपने कोई फोटो हार्ड डिस्क में रखी है जो 4 MB की है तो 4 MB स्टोर खाएगी, इससे अच्छा उसको थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्रेस कर देगा। अगर वो 2.5 MB में या 3 MB में स्टोर हो रही है तो आपकी हार्ड डिस्क का स्पेस बचेगा। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इन बीच के लेवल में आए जिससे कि हार्ड डिस्क की टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती चली जा रही है। स्पीड को भी बढ़ाने की बात, बेसिकली इनका फोकस तो एक स्पीड पे इंप्रूव करने का है। रैड में जो इनका पूरा का पूरा फोकस रहता है वो स्पीड इंप्रूवमेंट करने का है, स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज करने की बात है कि स्टोरेज कैपेसिटी बढ़े तो बढ़े लेकिन स्पीड भी बढ़े। इसी चक्कर में आजकल के समय में अब आप SSD नाम की हार्ड डिस्क यूज कर रहे हैं, कहते हैं बड़ी फास्ट है, तो वो परफॉर्मेंस ही बेहतर होती चली जा रही है तो ये भी हार्ड डिस्क, बट वो परफॉर्मेंस बेहतर होती चली जा रही है। हर लेवल के साथ हार्ड डिस्क की टेक्नोलॉजी अच्छी होती चली जा रही है, राइट। तो ये था गाइस हार्ड डिस्क, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि हार्ड डिस्क क्या होती है, मैग्नेटिक डिस्क क्या होती है और कैसे अलग अलग लेवल्स के साथ हार्ड डिस्क की टेक्नोलॉजी और इंप्रूव होती चली गई। करेक्ट। आइए आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल मेमोरीज की। ऑप्टिकल मेमोरीज, तो ये क्या है ऑप्टिकल मेमोरीज, आइए देखते हैं। देखिए, ऑप्टिकल मेमोरीज वो मेमोरीज होती हैं जिनके अंदर डेटा जो रीड राइट होता है वो होता है यूजिंग लाइट, बल्कि आप कह सकते हैं लेजर लाइट। इन मेमोरीज के अंदर ऑप्टिकल वर्ड ही लाइट से आता है यार, ऑप्टिकल मतलब ही लाइट हो गया। जहां आपको वर्ड ऑप्टिकल दिख जाए मतलब वहां लाइट का कोई ना कोई रोल हो रहा है, वहां लाइट कोई ना कोई यूज में आ रही है। तो ऑप्टिकल मेमोरीज वो मेमोरीज हैं जहां पर डाटा स्टोर करने के लिए, डेटा रीड करने के लिए, उसमें डेटा राइट करने के लिए लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। अब अगर लाइट का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो ये ऑप्टिकल मेमोरी हुई। इसका एग्जाम्पल में आपने बहुत देखा भी होगा, सुना भी होगा, CD और DVD इसके एग्जाम्पल में आती हैं। CD DVD ऑप्टिकल मेमोरीज होती हैं, राइट। और स्पीड के मामले में ये बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं होती, क्योंकि ये भी परमानेंट इन नेचर होती हैं, राइट। इनमें भी रखा हुआ डेटा आप परमानेंटली स्टोर करके रख सकते हैं। ये भी स्लो होती हैं स्पीड में, ठीक है। कॉस्ट में बड़ी सस्ती होती हैं, 10 रुपए में, 15 रुपए में आपको CD DVD मार्केट में ब्लैंक आप बहुत आसानी से मिल जाएंगी। सो चीपर इन कॉस्ट होती हैं। इनको बनाने के लिए आपने देखा होगा, CD देखी होंगी, DVD देखी होंगी, इनको बनाने के लिए थोड़ा सा ग्लास एंड प्लास्टिक लाइक मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक इसलिए मिलाना पड़ेगा थोड़ी सी फ्लेक्सिबल रहे, पूरे कांच की तो नहीं बना सकते ना आप, राइट। अब इसमें दो आती हैं, एक आती है CD जिसे हम कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, दूसरी आती है DVD। पेपर में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। डिजिटल, कई लोग इसे वीडियो डिस्क बोलते हैं, कई लोग वर्सेटाइल डिस्क भी बोलते हैं। आप वीडियो डिस्क भी कह सकते हैं, वर्सेटाइल डिस्क भी कह सकते हैं। CD और DVD दोनों ही ऑप्टिकल मेमोरीज में हैं, दोनों के अंदर रीड और राइट किया जाता है, वो लाइट की फॉर्म में किया जाता है, दोनों ही परमानेंट हैं, दोनों ही सस्ती हैं, दोनों ही स्लो हैं। तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है CD की वो 700 MB होती है, 700 MB।
इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, राइट, वो लगभग 4.3 GB की हो जाती है। बस यहां फर्क है, ये MB में 700 MB और वो GB में, राइट। तो भाई इसकी स्टोरेज तो इससे कई गुना ज्यादा हो गई यार। अगर आप देखें तो 700 MB, राइट, अगर 4 भी ले लोगे तो भी उसकी आधी बनेगी। तो उसकी स्टोरेज ही ज्यादा है, बाकी हर चीज में दोनों सेम है, स्पीड के मामले में सेम है, दोनों में लाइट का इस्तेमाल होता है। देखिए कई तरह की CD DVD मार्केट में बिकती हैं, कई तरह की। जैसे एक होती है CD ROM, यानी रीड ओनली। अब से कुछ साल पीछे अगर हम लोग जाएं तो मार्केट में CDs मिलती थी। जैसे अगर आपको कोई गेम खरीदनी है तो मार्केट में एक CD मिलेगी, गेम डली हुई मिलेगी, आप उसको लेकर आइए और फिर आप अपने कंप्यूटर में उस CD से इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको किसी सिंगर के गाने सुनने तो आप मार्केट में जाइए, वो पर्टिकुलर सिंगर का नाम लीजिए, आप कहिए मुझे सोनू निगम के सॉन्ग्स चाहिए, आप मुझे वहां जाकर बोलिए मुझे किशोर कुमार के सॉन्ग्स चाहिए, तो वहां एक CD आती थी, उसमें सारे के सारे किशोर कुमार के गाने, उसमें सारे के सारे सोनू निगम के सॉन्ग्स होते थे। आप वो कंपनी में मार्केट्स में लाइक कंपनीज बनाकर उतारती थी, T सीरीज ने उतारा है, तो वो CD आप लाइए, लाकर उसमें सारे के सारे सॉन्ग्स आपको सोनू निगम के मिलेंगे, आप अपने कंप्यूटर में लगाइए, अपने म्यूजिक सिस्टम में लगाइए और उन्हें प्ले करके आप एंजॉय कर सकते थे। तो ये रीड ओनली होती थी। इनके अंदर मैन्युफैक्चरर द्वारा डेटा डाल दिया जाता था, गाने डाल दिए या गेम डाल दी। सॉफ्टवेयर्स भी सारे CD में आते थे, एंटीवायरस भी CD में आते थे, सारे सॉफ्टवेयर्स भी CD में आते थे, विंडोज भी CD में आती थी, सब चीजें CD में आती थी। आप लाइए, वो रीड ओनली होती थी, आप उन सॉफ्टवेयर्स को छेड़छाड़ नहीं कर सकते थे। रीड ओनली समझिए ना, राइट। इनके अंदर ये जो CDs होती थी, these CDs were written by the manufacturer once। बस मैन्युफैक्चरर इन पर राइट कर सकता था और उसके बाद इन्हें आप इरेज नहीं कर सकते थे। दे कैनॉट बी इरेज्ड। इन्हें आप इरेज, इनके अंदर रखे हुए प्रोग्राम्स और डेटा वगैरह को आप इरेज नहीं कर सकते थे। एक मार्केट में आती थी CDR, आज भी मिल जाएंगी आपको, ये रिकॉर्डेबल, नाम में ही रिकॉर्डेबल आ रहा है, यानी ब्लैंक CD। ये ब्लैंक CD होती थी, राइट। रिकॉर्डेबल का मतलब नहीं समझ में आ रहा। ये ब्लैंक CD मार्केट में आती थी। एक बार आप लोग भी मार्केट से ब्लैंक CD लाइए, अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में लगाकर CD राइटर की मदद से। CD राइटर्स आते थे पहले लैपटॉप में, अब आज के रीसेंट लैपटॉप्स में CD राइटर, CD प्लेयर्स नहीं आ रहे, लेकिन जो पहले के लैपटॉप्स में, पहले के कंप्यूटर्स थे, उनमें CD राइटर आता था, CD प्लेयर आता था, जिसमें आप CD लगाकर अपने कंप्यूटर में प्ले भी कर सकते थे और उसमें डेटा राइट भी कर सकते थे। तो इनमें भी आप एक बार, दे वर वन टाइम राइटेबल, ये एक बार राइटेबल होती थी। बस आप ब्लैंक CD लाए, एक बार आपने उसमें कुछ राइट कर दिया, बस हो गया। अब वो उसके बाद ये भी रीड ओनली हो गई, अब आप दोबारा उनमें कुछ राइट नहीं कर सकते क्योंकि वो इरेज नहीं होगा। ये ब्लैंक CD है, खरीद के लाइए, एक बार उसमें आपने कुछ राइट कर दिया। तो हम भी अपने स्कूल कॉलेजेस में थे तो हम ब्लैंक CD लाते थे, अपने पसंद के जो भी सॉन्ग्स होते थे 10, 20, 40, वो सारे सॉन्ग्स एक साथ इकट्ठा करके एक CD में डाल लेते थे, प्लेलिस्ट बन जाती थी एक CD में, और फिर वो हम अपने म्यूजिक सिस्टम में लगा के प्ले करते थे, तो हमारी पसंद के गाने एक के बाद एक बजते थे, राइट। ये प्लेलिस्ट का टाइम था, जब ऑनलाइन आपको प्लेलिस्ट की फैसिलिटी नहीं होती थी। फिर तीसरी आई CD रीराइटेबल। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि भाई ये रीराइटेबल थी, यानी दे कैन बी इरेज्ड एंड रीराइट मल्टीपल टाइम्स। आप इन्हें इरेज कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स, इनमें दोबारा से राइट कर सकते थे। अब वही अपने कंप्यूटर में लगाइए, सामने सॉफ्टवेयर होता था, उसकी मदद से इरेज कर दीजिए और फिर उसी की मदद से फिर से रीराइट कर लीजिए। तो ये तीसरी थी RW।
सेम यहां पर भी वही आई, इसकी भी पहली कैपेसिटी का फर्क है, मैंने पहले ही बोला, डीवीडी रोम थी, दूसरी ब्लैंक डीवीडी यानी डीवीडी रिकॉर्डेबल थी, और तीसरी ये भी डीवीडी RWI यानी रीड राइटेबल आई, राइट। इन्हें कई लोग समटाइम्स ऑल्सो नोन एज डिजिटल वर्सेटाइल, डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोलते थे। क्यों वीडियो डिस्क बोलने लगे लोग? क्योंकि जो जैसे कहीं मैरिज हो रहे हैं फंक्शन, कहीं बर्थडे फंक्शन हो रहे हैं, तो वो जो कैमरा वो लोग लेके घूमते थे, जो शूट करने के लिए कैमरा, वो लोग कैमरे के अंदर वो जो वीडियो कैमरा लेते थे उसमें ये डीवीडीज यूज हो रही थी। अच्छी खासी कैपेसिटी होती थी यार, 4.3 GB, उनमें भी वो डीवीडी लगाते थे, और फिर जब शूट हो जाता था तो वो लोग मिक्सिंग कर देते थे, सॉन्ग्स डाल के अच्छे से इफेक्ट्स डालकर, पूरी मिक्सिंग करने के बाद जो कस्टमर को देते थे कि ये रही आपकी CD या DVD ही देते थे, जनरली डीवीडी देते थे। इवन इनमें तो मतलब ये बहुत पॉपुलर हुई थी गेम्स के लिए, इतनी बड़ी स्टोरेज है भाई, ये सूटेबल थी फॉर वीडियोस के लिए, बहुत सूटेबल थी, गेम्स के लिए बहुत पॉपुलर हुई गेम्स। अब अच्छी खासी स्टोरेज 4.3 GB आ गई थी, तो भाई गेम्स वगैरह भी इनमें बहुत डाली जाने लगी, तो ये उनमें भी बहुत यूज हो रही थी, राइट। CD जो है वो जनरली, ये मैंने आपको बोला कि छोटे सॉफ्टवेयर्स, कई तरह के सॉफ्टवेयर, प्रिंटर खरीदोगे तो प्रिंटर के ड्राइवर्स आ रहे हैं, आप किसी पर्टिकुलर सिंगर के सॉन्ग्स खरीदोगे तो उसकी सारी MP3 की प्लेलिस्ट बनकर आ रही है, सॉफ्ट मार्केट में गेम्स वेम्स छोटी मोटी वो आ जाती थी। बहुत पॉपुलर हुआ ये क्योंकि स्टोरेज इसकी बहुत ज़्यादा है, और कीमत में इनमें ज़्यादा फर्क नहीं, 2, 4, 5 रुपए का फर्क होता था। मतलब ये 700 MB अगर 10 रुपए की आप ले रहे हैं तो DVD 15 या 20 रुपए, मतलब तब भी स्टोरेज तो कई टाइम्स ज़्यादा हो रही है, राइट। तो ये थी गाइस ऑप्टिकल मेमोरी, CD और DVD इस कैटेगरी में आती है, राइट। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।